इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसकी फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग लास्ट क्लास कुछ कोशिश किए थे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। तो आज मैं इसको शुरू से फिर शुरू करता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई लेस डेंसिटी के चीज़ को किसी एक हाई डेंसिटी के लिक्विड में हम डुबो देते हैं, जैसे मान लो कि वी टेक ए ब्लॉक ऑफ आइस जिसका डेंसिटी इज अराउंड 0.9 ग्राम पर सीसी और पानी का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर सीसी। तो आइस ब्लॉक को अगर हम पानी में डुबो के छोड़ देंगे वो भाग के ऊपर आता है। वो जो फोर्स है उसको भगा के ऊपर लाता है, उस फोर्स के बारे में सब कुछ हमें समझना है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल्स। दिस चैप्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 11। आपकी लेवल में तो बस सो करके पार कर देते हैं, विल गो डीप इनटू इट। इसको पढ़ाने के बाद आपको क्लास 11 में भी ये सब चीजें और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फंडामेंटल्स। वी शैल सी द चैप्टर्स नेम इज बुओयांसी। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है बुओयांसी। चलो समझते हैं इसको, पूरा फंडामेंटल से समझते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 1, whenever a solid is totally or partially immersed into a fluid medium, the fluid exerts normal forces at every point on the surface of the immersed solid. जब भी कोई सॉलिड को किसी फ्लूइड में टोटली या पार्शियली हम इमर्स करेंगे, सपोज हम कहेंगे दिस इज ए फ्लूइड मीडियम। अब तक हमें समझ में आ गया है फ्लूइड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस। सी वी ऑल आर इमर्स्ड इन ए फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एयर, है ना। तो एयर हमारे शरीर पे हर जगह फोर्स दे रहा है। कैसे दे रहा है? नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पे फोर्स आ रहा है तो ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो ऐसे आ रहा है। Everywhere the force is perpendicular to the surface. That is what is written in the statement. क्या लिखा है? Suppose हम कहेंगे कि यहाँ पे कुछ फ्लूइड रखा हुआ है और यहाँ पर कोई एक सॉलिड को हम ऐसे इसमें डुबा के बांध के रखें, इट इज पार्शियली इमर्स्ड। या फिर कोई एक दूसरा सॉलिड को इसके अंदर ऐसे टोटली इमर्स करके रखें। दो केस, दोनों ही केस में हम देखेंगे कि जो फ्लूइड है हर जगह इसके ऊपर फोर्स दे रहा होगा। ये पॉइंट में जो फोर्स दे रहा होगा दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। ये पॉइंट में जो दे रहा होगा वो ऐसा होगा, इधर जो दे रहा होगा वो ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज आता है, फोर्स क्यों देता है, दूसरा हुआ नॉर्मल टू द सरफेस क्यों देता है। सारा फंडामेंटल जानने की कोशिश करना मेरे बच्चे। ये जो है ना फिजिक्स, अगर हम हाजी करके निकल जाएंगे तो पता चलेगा कि ये चाइना जैसा देश हमारे देश में आके 1000 साल बिजनेस करेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ क्रिएटिव चीज सोच नहीं रहे और उसको काम में नहीं लगा पा रहे। ठीक है, काम में नहीं लगा पा रहे। मैं तो कहूंगा कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, कभी कभार बैठ के सोचो कि आज तक हम लोग इतना पढ़ाई कर लिए, उस पढ़ाई से हमारा डे टू डे लाइफ की मुश्किलों को किस हद तक आप फैसिलिटेट कर सकते हो, मतलब उसको
मुश्किलों को ओवरकम कर सकते हो। क्या अभी तक का पढ़ाई हमें हमारा डे टू डे लाइफ का मुश्किलों को ओवरकम करने में मदद करता है? वो हमें सोचना है। करता है तो हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा, क्या करें, घर में ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे पास ये नॉलेज है, क्या मैं यूज कर सकता हूँ? मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द नॉलेज गैदर्ड। नहीं तो नॉलेज लाइब्रेरी में था, बुक में था, उसको वहां से लाके दिमाग में रख दिया, अगर काम में नहीं लगा रहे तो लेने की क्या जरूरत है? बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ एटीट्यूड, बच्चे यहाँ पर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेने के बाद भी बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिला तो बेकार है, कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे सोचो, आप जो जानते हो उसको किस काम में लगा सकते हो, है ना? अच्छा, एनीवे, तो यहाँ पर हमें दो चीज बात करना था। जब भी एक सॉलिड को किसी एक लिक्विड में या फ्लूइड में डुबो दिए, टोटली हो या पार्शियली हो, जहां जहां पर सॉलिड डूबा हुआ है फ्लूइड के अंदर, एट एवरी पॉइंट देयर विल बी सम force and that force will be normal to the surface of the immersed solid। पहले फोर्स क्यों आएगा? फोर्स इसलिए आएगा क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, है ना? हर जगह कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। that pressure multiplied to the area gives you the force। फोर्स आएगा। हाँ, नॉर्मल क्यों होगा? नॉर्मल इसलिए होगा कि जब ये फ्लूइड है ना, फ्लूइड में जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, रोकने वाली फोर्स होते हैं, जैसे मैं अगर ये अगर मान लो कि यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है, सपोज जस्ट थी, ये एक आदमी खड़ा है ऐसे करके दोनों पांव का, ठीक है, ये ऐसे करके खड़ा है। अब देखो इसके पांव, अगर पांव के नीचे हम ऑयल दे देंगे, वो ऐसे नहीं खड़ा हो पाएगा, दोनों टांग इधर इधर चले जाएगा और बेचारा घूम करके गिर जाएगा, है कि नहीं? तो इसको मतलब उसको जब पांव फिसलने की बात आता है, देयर इज सम फोर्स व्हिच इज अपोजिंग द स्लाइडिंग मोशन व्हिच यू कॉल एज फ्रिक्शनल फोर्स, जो स्लाइड करने के लिए अलाउ नहीं करता है। कोई ब्लॉक, अगर कोई टेबल अगर आपके सामने रखा है या फिर कोई एक ब्लॉक रखा है फ्लोर पे, आपको पुश करने के लिए कहा गया, आप उसको पुश करने में डिफिकल्टी फेस करते हो क्योंकि कोई उसको रोक रहा है। कौन रोक रहा है? The force which opposes sliding motion which you call is the frictional force। that frictional force is opposing, ठीक है? बट फ्लूइड्स के केस में, लिक्विड के केस में, एयर के केस में ये सब फोर्सेस नेग्लिजिबल स्मॉल है, वो रोकने वाली टेंडेंसी उनके पास नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा? फ्लूइड के लिए ये जो सरफेस है ये स्मूथ है। अब सोचो कि ये सरफेस अगर स्मूथ है, मान लो कि ये बोर्ड इटसेल्फ इज वेरी स्मूथ, बोर्ड अगर बहुत स्मूथ है तो ये बोर्ड के ऊपर मैं अगर कोई फोर्स देना चाहूंगा तो कैसा फोर्स दूंगा? खाली ऐसे ही दे सकता हूं, सीधे, है ना? कोई टेढ़ा फोर्स देने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? ये फिसल जाएगा, स्लाइड्स, टेढ़ा फोर्स नहीं दे सकते। और हम देख रहे हैं कि कोई फिसल जाएगा मतलब क्या है? यू विल सी दैट माय पेन इज मूविंग, मूव कर रहा है का मतलब है फिसल रहा है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि जब कोई सॉलिड इसमें डूबा हुआ है, नथिंग इज इन मोशन, every particle of liquid is at rest, मतलब there is no sliding motion। there is no sliding motion means how should be the force? force must be normal to the surface। इसका मतलब हुआ जो फ्लूइड जो फोर्स दे रहा है इसके ऊपर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अगर नहीं होता तो कैसे पता चलता? फ्लूइड फिसलने लगता तो देखते कि हम लोग फ्लूइड फिसल रहा है इधर उधर, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसका मतलब द फोर्स इज नॉर्मल। ये हमें थोड़ा सा चीज समझ में आ गया। अभी ये जो चीज समझ में आया उसको हम कैसे यूज करेंगे? थोड़ा सा खाली जानकारी हमारे पास ये आया कि जब भी हम सॉलिड को टोटली या पार्शियली किसी एक फ्लूइड में इमर्स करेंगे, फ्लूइड उसके हर पॉइंट पे, किसके हर पॉइंट पे? जो इमर्स्ड सॉलिड के सरफेस के हर पॉइंट पे एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है? द रिजल्टेंट you have understood the term resultant means sum of all these forces, net force, resultant of all these forces, all these forces is called buoyant force। बुक में इसको अपथ्रस्ट कहता है, मैं अपथ्रस्ट नहीं लिख रहा हूं, कुछ रीजन है मैं बताऊंगा। इट इज कॉल्ड बुआयंट फोर्स। समझ में आया? ठीक। अगर ये बात समझ में आया तो आपको बताना है एक चीज, थोड़ा सा मैं चेक करूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। छोटा सा एक्सरसाइज मेंटली कर लेंगे। अच्छा, कोई अगर
स्फीयर ऐसे रखा है, मान लो कि कोई एक डिस्क है, सोचो ये एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क को हम यहां पर ऐसे खींच करते हैं, मतलब इट कैन रोटेट लाइक दिस। आपको बताना है, मैं आपको दो केस दिखा रहा हूं, कौन सा केस में ये डिस्क रोटेट करेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं दो केस। जैसे यहां पर और एक डिस्क है, सपोज हम कहेंगे ये पॉइंट ऐसा है, ये पॉइंट ऐसा है, थोड़ा जनरल नॉलेज हमारे पास लेने के लिए। यहां पर मैं क्या किया हूं, इस डिस्क को इस पॉइंट में मैं क्या किया हूं, एक फोर्स लगाया हूं ऐसे, आई अप्लाई ए फोर्स लाइक दिस, ठीक है। और दूसरे केस में इसके ऊपर एक फोर्स लगाया हूं ऐसे, यहां पर कोई एक फोर्स लगाया, इधर एक फोर्स लगाया। आपको बताना है फ्रॉम योर नॉलेज, क्योंकि आपके पास बेसिक्स नहीं है, फंडामेंटल्स नहीं है, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ओनली यू कैन टेल कि आउट ऑफ डिस्क ए एंड बी व्हिच डिस्क विल रोटेट, ए विल रोटेट और बी विल रोटेट। क्या बी रोटेट करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज यू आर स्ट्रेट वे पुशिंग इट टुवर्ड्स द हिंज, है कि नहीं? बी रोटेट नहीं करेगा, लेकिन ए रोटेट करेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, it is understood. अगर ये if you have understood this part, this will rotate, this will not rotate, and this will rotate. अगर ये पार्ट आपको समझ में आ गया है, तो चलो मैं आपको कुछ दूसरा चीज बताता हूँ। ये चीज को थोड़ा इधर रखें, चलो तुम इधर, ठीक है। ये हम देख लिए कि ये पता चल गया कि यहाँ पर ये जो हमारा A रोटेट्स, ये B does not rotate। ये छोटा सा चीज आपको समझ में आया। चलिए अब सोचते हैं, सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक टैंक है, टैंक का जो ये दूसरा वाला वाल है, ये वाल लूज है। लूज है मतलब कैसा? ये ऐसा है कि ये वाल इस पॉइंट में हिंज हुआ है, मतलब ये वाल जो है ऐसे घूम सकता है। Are you getting? The wall can rotate. Are you getting? अगर मैं इसको यहाँ पे पुश करूंगा और यहाँ पे पुश करूंगा तो ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। मान लो कि यहाँ पर हम ज्यादा फोर्स दे दिए, यहाँ पर दे दिए 20 न्यूटन का फोर्स, ये सेंटर से जितना दूर पे है ये भी उतने ही दूर पे है। यहाँ पर दे दिए 5 न्यूटन का फोर्स। क्या आप गेस करके बता सकते हो कि ये जो डंडा है, अब ये जो वाल है, ये कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? ये भी समझ में आ रहा है? कितना बढ़िया है। यू डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड। ये चैप्टर आएगा आगे पढ़ने के लिए, लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पर ज्यादा फोर्स दे तो ऐसे घुमाने की कोशिश करा, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करा, ये फोर्स ज्यादा है, ये जोर से ऐसे घुमाएगा। हाँ ठीक है, चलो मैं अभी एक केस को और बदल देता हूँ। सपोज हम कहेंगे कि ये एक ऐसा टैंक था, जिस टैंक में क्या हुआ, जिस टैंक में क्या हो गया कि हम लिक्विड भर दी। अब इसमें लिक्विड भर दिया गया है, दिमाग लगाना अपना, लिक्विड भर दिया गया है। आपको बताना है लिक्विड प्रेशर इस वाल पे आएगा एंड दिस वाल कैन रोटेट अबाउट पॉइंट O। क्या आप मुझे सोच के बता सकते हो अभी ये वाल रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? अगर करेगा तो क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा? क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा है भैया, इधर फोर्स होगा ज्यादा, इधर फोर्स होगा कम। आर यू गेटिंग? तो क्या होगा अगर ये वाल ऐसा है, दिस फोर्स F1 and this force F2, you clearly see F1 is more than F2, तो क्या हो जाएगा? This will try to rotate like this। करेगा कि नहीं? ये ढक्कन नीचे से ऐसे खुल जाए, है कि नहीं? हाँ, ये भी समझ में आ गया। Now I want to go for a little change again. Now I want to see another case. Suppose हम कहेंगे ये टैंक है, सॉरी ये टैंक है। टैंक का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, यहां पे क्या हुआ है, एक स्पीयर ऐसे लगा है। सोच लो, स्पीयर ऐसे लगा है, ये स्पीयर इस पॉइंट में घूम सकता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक स्पीयर ऐसे लगा है, जो स्पीयर को ऐसे यहाँ पर खींच किए हैं, वो इधर से घूम सकता है, वो ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। अब इसमें हम पानी भर दिए, आपको सोच के बताना है ये कैसे घूमेगा। अब इसमें अगर पानी भर दिए, ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कोई नहीं घूमेगा। दिमाग लग रहा है सबको?
सबका, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ये चीज को भगाओ यहाँ से, ये किसी काम का नहीं है, हमें समझ में आ गया। ये चीज को थोड़ा देखते हैं, इसमें क्या था, इसमें क्या था, when the force was straight towards the center it was not able to rotate the body, but here यहाँ पर देखो तो हर जगह लिक्विड इसके ऊपर फोर्स देगा, और कैसा फोर्स देगा, फोर्स देगा यहाँ पे ऐसे। क्या ये फोर्स इसको घुमा पाएगा? नहीं। क्या ये फोर्स इसको घुमा पाएगा? सॉरी, क्या ये फोर्स इसको घुमा पाएगा? सारे जो फोर्स होंगे दे विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, एंड नॉर्मल टू द सरफेस मींस दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर। ऐसा एक फोर्स आएगा, कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा, बट नॉन ऑफ दिस फोर्स इज एबल टू रोटेट इट। क्या ये स्फीयर रोटेट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो इतना जानकारी हो गया। मतलब ये बताने के बहाने में क्या बताना चाह रहा था कि जब हम इसको फ्लूइड भर दिए, फ्लूइड हर जगह उसके ऊपर नॉर्मल फोर्सेस दे रहा है, इसलिए नहीं घूमेगा। नहीं, जब बात था दूसरी वाली केस का, एक वाल था यहाँ पे, तब भी फोर्स जो फ्लूइड जो है नॉर्मल फोर्स दे रहा था ऐसे और ऐसे, लेकिन तब वो घूम रहा था बिकॉज द फोर्स वाज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, इट वाज एबल टू रोटेट। जबकि यहाँ पे सारे के सारे फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, द स्फीयर विल नॉट रोटेट। अगर स्फीयर को निकाल के उसके जगह एक फ्लैट मूवेबल प्लेट लगा देंगे तो प्लेट होगा तो घूम जाएगा, स्फीयर होगा तो नहीं घूमेगा। आर यू गेटिंग? So this is what is demonstrating that a normal force, I mean the fluid force is normal to the surface of the immersed solid। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं। ये सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट को हम बोल रहे हैं बुओयंट फोर्स। Now let us go for point number 2, calculation of बुओयंट फोर्स। ठीक है, बुओयंट फोर्स को हम लोग बी से नाम देंगे, कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ बुओयंट फोर्स। नाउ लेट ए सिलेंडर ले लेते हैं, cylinder of length L and radius R is immersed into a fluid of density rho as shown। as shown लिख देने से ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, as shown। तो हम क्या किए, यहाँ पर कोई एक फ्लूइड मीडियम है, इस फ्लूइड मीडियम में मैं क्या किया हूँ, एक सिलेंडर को डुबा के रखा हूँ। ये है एक सिलेंडर, ये सिलेंडर इसके अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, इसका लेंथ L है, और क्या हुआ है कि दिया है कि दिस लेंथ इज L। ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है R, और ये सिलेंडर को मैं क्या किया हूं, ऐसे डुबा के रखा हूं। किसमें? एक फ्लूइड मीडियम में जो फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ है जिसका डेंसिटी है रो। हमें क्या निकालना है? बुओयंट फोर्स। क्या है बुओयंट फोर्स? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सॉलिड। ये फ्लूइड इसके ऊपर जितने सारा फोर्स दे रहा है, सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट, नेट फोर्स। तो कहां दे रहा है फोर्स? कहां दे रहा है? क्या हर जगह दे रहा है? इट इज अप्लाइंग ए फोर्स एवरीवेयर ऑन द सॉलिड, है कि नहीं? एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड। ये पूरा का पूरा डूबा हुआ है, यहाँ पर कोई फोर्स आ रहा होगा, यहाँ पे हर जगह फोर्स आ रहा होगा, ऐसे सारे छोटे छोटे फोर्स आ रहे होंगे। मैं उनको समझाने के लिए इधर फोर्स बोल रहा हूँ, F1 है। सपोज द फोर्स हियर इज F1। सिमिलरली चारों तरफ से, खाली सरफेस में क्या, हर जगह से आ रहा होगा, इधर से भी आ रहा होगा, इधर से भी आ रहा होगा, इधर से भी आ रहा होगा। यू सी देयर इज सम फोर्स एक्टिंग, आई विल से
forces are acting at every point on its solid on its curved surface. Not only there, और नीचे से भी तो आ रहा होगा फोर्स, call this force is F2. ऊपर से भी फोर्स आ रहा होगा, call this force is F1. और ये डूबा हुआ है L, ठीक है, तो सरफेस से कितना नीचे? let us assume this distance is something h, ठीक है, ठीक है, ये बात, अगर ये बात है तो चलो देखते हैं कि ये हो गया एक सरफेस एरिया ऊपर वाला, ये हो गया सरफेस एरिया नीचे वाला। अगर आप ध्यान से देखोगे इसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, सारे फोर्सेस का सम और रिजल्टेंट निकालेंगे, उसको हम बॉन्ड फोर्स कहेंगे। सारे फोर्सेस का सम और रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, कोशिश करते हैं। अभी ये सिलेंडर, यू आर एबल टू इमेजिन, सिलेंडर ऐसा है, इधर से भी फोर्स आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। हर फोर्स के लिए यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है उसका ऑपोजिट में भी तो एक फोर्स आ रहा होगा, है कि नहीं? इफ आई से ये हमारा एक सिलेंडर है, बोतल ऑफ सैनिटाइजर इज ऑल्सो ए सिलेंडर। यहाँ पे अगर कोई फोर्स आ रहा है तो इधर से भी तो फोर्स आ रहा होगा, इधर से आ रहा है तो इधर से भी तो आ रहा होगा। हर पॉइंट में जो फोर्स आ रहा है कर्व सरफेस में, इसका जो कर्व सरफेस है उसके हर पॉइंट में जो फोर्स आ रहा है उसका ऑपोजिट पॉइंट में उतना ही फोर्स आ रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो ये सारे फोर्सेस को अगर जोड़ेंगे, हम कहेंगे ऐसा एक फोर्स, ये सिलेंडर है, और ऐसा एक फोर्स, ये दोनों फोर्स मिलके नेट फोर्स क्या होगा? जीरो, बिकॉज द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। कहने का मतलब है कर्व सरफेस पे जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, कर्व सरफेस पे जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, उनका रिजल्टेंट जीरो है। तो वही चीज को हम लोग लिखेंगे। अच्छा, द फोर्सेस एक्टिंग on the curved surface cancel out each other, क्या समझ में आ रहा है? The forces acting on the curved surface are cancelling out each other. ये बात समझ में आ गया? हमें क्या करना है? इससे हमको क्या मिलेगा? अरे हमको क्या मिलेगा? हमें तो निकालना था टोटल फोर्स, सारा फोर्स को जोड़ना है। जोड़ते जोड़ते पता चला यही तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए, बाकी रह गया कौन? F1 माइनस F2, F1 एंड F2 का रिजल्ट है। सो तो इसको हम दूसरे पेज में ले जाएंगे, ठीक है। हम कहेंगे सो B द बुओयंट फोर्स क्या है ये? इट इज sum of all forces is equal to क्या होगा? सारा फोर्स को जोड़ो तो ये तो कैंसिल हो गए, खाली टॉप सरफेस का फोर्स, बॉटम सरफेस का फोर्स रह जाएगा। क्या आप गेस करके बता सकते हो कौन सा फोर्स ज्यादा है? F2 की F1? कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? F2 और F1? F2, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स विल बी मोर। अच्छा, अगर प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो दैट विल बी F2 माइनस F1। F2 क्या है? यहां पर थोड़ा देखेंगे तो व्हाट इज F2? F2 इज प्रेशर एट बटन। पहले F1 लिख देते हैं। अरे हम क्या निकालना चाहते हैं? वन फोर्स इज सम ऑफ ऑल फोर्सेस exerted by the liquid on the solid। buoyant force क्या है? weight of the body is not to be taken into account। क्या देखना है? what is buoyant force? sum of all forces exerted by the fluid on the surface of the solid। weight is not due to the fluid, weight of the body is not due to the fluid। तो इसलिए मुझे ये डेफिनेशन को पूरा लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया, मतलब ये हो गया, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा sum of all forces exerted by fluid on the immersed solid। हम weight of the solid को क्यों कंसीडर करें भैया? नहीं करेंगे कंसीडर। अच्छा, that is equal to F2 minus F1, क्योंकि दिख रहा है F2 is more, where
F1 is force at top flat surface. Top flat surface. टॉप फ्लैट सरफेस में कितना फोर्स आएगा? इट इज प्रेशर इनटू एरिया, नहीं प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा, टॉप फ्लैट सरफेस पे प्रेशर क्या होगा भैया? ये कितना डेप्थ में है? h डेप्थ में है। तो जो h डेप्थ में होने के कारण जो प्रेशर होगा वो क्या सिर्फ लिक्विड के लिए होगा? एयर के लिए भी तो होगा। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या हो जाए यहाँ पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। हम कहेंगे इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच इंटू एरिया। अब एरिया दिया हुआ है, रेडियस आर है, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, दैट एवरीवन नो। F2 फोर्स एट बॉटम फ्लैट सरफेस, बॉटम फ्लैट सरफेस is equal to again PA क्या है? That is atmospheric pressure प्लस जो बॉटम वाला सरफेस है यहाँ पर गॉस प्रेशर कितना होगा? ये H है, ये L है, H प्लस L हो गया ना। यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया? H प्लस L। So it is equal to rho G H प्लस L into area। हाँ सर, ये समझ में आया। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो चलिए देखते हैं व्हाट इज B। सो B इज इक्वल टू F2 माइनस F1। थोड़ा ध्यान से देखो, F2 था इट वाज P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H प्लस L, रो जी H प्लस L होल इनटू एरिया माइनस P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H होल इनटू एरिया। थोड़ा इनके साथ मारपीट करो तो P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया, P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया माइनस से गए कैंसिल हो गए, रह गया कौन? रो जी H प्लस रो जी L इनटू एरिया माइनस रो जी L इनटू रो जी H इनटू एरिया। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? थोड़ा और मारपीट करते हैं इनके साथ। रो जी एच इंटू एरिया, रो जी एच इंटू एरिया कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह गया? रो जी एल इंटू एरिया, है कि नहीं? नाउ सी व्हाट वाज एल, व्हाट वाज ए वाज दिस एरिया, एल वाज दिस लेंथ। व्हाट डज एल इंटू ए गिव? What does L into A give? Volume of the cylinder. So it is equal to rho GV, where V is LA, that is volume of immersed solid. Volume of immersed solid. जो सॉलिड डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम। तो बुआन फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने आके हाजिर हो गया। क्या हुआ? Now I go back to the statement again. Whenever a solid is totally or partially immersed into a fluid medium, at every point on the surface of the immersed solid, the fluid exerts a normal force. The sum or resultant of all these forces is called Buoyant force, and we have calculated the Buoyant force is equal to rho GV. Rho is density of solid or liquid. Rho is density of किसका था? सॉलिड का कि लिक्विड का? लिक्विड का था। प्रेशर निकाल रहे थे ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से फ्लूइड। और G तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। V इज वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड, कितना डूबा हुआ है। क्या ये चीज सबको ठीक ठाक समझ में आया? यस। तो आप में से कोई सोचने लगे कि अगर पार्शियल इमर्स होगा तब भी रो जी भी होगा क्या? और चलो देखते हैं। मैं यहाँ पर आपकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं इस चीज को यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ, क्योंकि आप तो फंडामेंटल समझ गए हो, आप फटाफट कर लो। तो मान लो कि ये है हमारा लिक्विड कंटेनर, इसमें हम सिलेंडर को पार्शियल इमर्स किए हैं। कितना लंबा है सिलेंडर कोई मतलब नहीं है। मान लो ये डूबा हुआ है H और ये एरिया कितना है? एरिया है A।
फ्लूइड का डेंसिटी कितना है, एरिया है ए, ठीक है। एरिया अगर ए है तो सोचो अगर हम कहेंगे ये डेप्थ है h, तो कर्व सरफेस पे जो फोर्सेस आ रहे हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। जो नेट फोर्स होगा वो कहां का फोर्स होगा, द नेट फोर्स इज द फोर्स एट द बॉटम ओनली, है कि नहीं। द नेट फोर्स इज फोर्स एट द बॉटम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फोर्स, द फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर हियर कितना है, रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। पूछते पूछते बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो पूछ ली है, शी हैज आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम देख रहे हैं कि रो जी एच इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर ये सॉलिड है, थोड़ा ध्यान से देखो कौन सा फ्लूइड में डूबा हुआ है। पहला वाला केस में सॉलिड किस में था, द सॉलिड वाज इमर्ज्ड इन व्हिच फ्लूइड, इट वाज कंप्लीटली इन दिस फ्लूइड। लेकिन अभी जो केस हम देख रहे हैं उसमें सॉलिड कहां है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछिए बेटा। तो यहां पर जो सॉलिड कहां है, एयर में भी तो है, ए पार्ट ऑफ इट इज आल्सो इन एयर। तो यहां पर मान लो इसको झुला के रखें तो एयर का भी फोर्स तो आ रहा होगा। अब एयर के चलते भी इधर फोर्स आ रहा होगा और इधर फोर्स आ रहा होगा, है कि नहीं। ऊपर से जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स कितना है, चलो इस फोर्स को हम F1 कहते हैं, ये हो गया F1, ठीक है। ऊपर जो फोर्स आ रहा है उसको F2 कहते हैं। ऊपर जो फोर्स आ रहा होगा F2 वो कितना होगा बेटा, बताओ, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। यस, now due to all the fluids in contact, remember that is what is the very important statement we are going to coin very next moment। वो जाने अनजाने में कितना डीप वाले क्वेश्चन पूछिए उसको मालूम नहीं है। देखो अब इसका कुछ हिस्सा एयर में है, कुछ हिस्सा इस लिक्विड में है जिसका डेंसिटी रो है। तो हम क्या देख रहे हैं, एयर के चलते भी कुछ फोर्स आ रहा है साइड से जो कैंसिल हो रहा है, ऊपर से कुछ फोर्स आ रहा है। देन व्हाट इज द बॉन्ड फोर्स, obviously F1 is more than F2, करके देखो क्या मिलेगा, दिस इंटू एरिया माइनस दिस, क्या मिल जाएगा, इट इज रो जी एच इंटू एरिया। व्हाट इज एच इंटू एरिया, व्हाट इज एच इंटू एरिया, ये द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। समझ में आ रहा है क्या, वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। तो ये जो हम लोग कैलकुलेशन किए इसमें हम एक असम्पशन ले लिए क्या, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हियर 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 एवरीवेयर इट इज सेम। बट ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग डेप्थ में अलग अलग प्रेशर होता है। लेकिन डेंसिटी ऑफ एयर इज सो स्मॉल, इट इज अराउंड 1.29 kg पर मीटर क्यूब, जबकि वाटर का कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ एयर इज सो स्मॉल कि ये छोटा सा वेरिएशन को हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। तो हम क्या देख लिए यहाँ पे, वी सी दैट द नेट फोर्स, द बॉन्ड फोर्स और द नेट फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन रो जी वी। वी क्या है, वी इज वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड। जितना डूबा है, जितना डूबा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया। सो whenever a solid is immersed into a fluid medium, the fluid will exert a force on it. The resultant of all those forces is called bond force. How much is that force? You see it is rho GV. Rho is density of liquid, G is acceleration due to gravity, V is volume of the immersed solid. ठीक है, चलिए ठीक है। तो कुछ लोगों को लगने लगा सारे बहुत ही सुइटेबल केस ले रहे हैं और आंसर निकालने के लिए उनको आसान हो रहा है ना। और ये सिलेंडर ले लिए तो बहुत ही आसानी से निकल गया। अगर ये एरिया अगर दोनों का बराबर होता, मतलब टेपर्ड होता है, सिलेंडर जो है दिखने में कुछ ऐसा होता, ये सोच रहे हैं कि मान लो कि सिलेंडर कुछ ऐसा शेप का है तो क्या होगा, ठीक है। आर यू सेइंग द सेम थिंग? यस। अब तो देखेंगे तो फोर्स तो अलग अलग हो जाएगा, उनको ऐसे लग रहा है। लेकिन सोचो इन दैट केस
In such case, you will see the forces acting on the side are like this, normal to the surface. क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल करेंगे? नहीं। कोई बॉडी के ऊपर ये एक फोर्स आ रहा है, ये एक फोर्स आ रहा है, दोनों मिलकर उसको ढकेल के लेने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? अगर बॉडी के ऊपर ऐसे दो फोर्स आ रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाते थे, लेकिन अब ये फोर्सेस कैंसिल नहीं होंगे। आपको नेट फोर्स निकालने के लिए यहां का फोर्स, यहां का फोर्स और ये सब फोर्स सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सारा फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? तो वो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, लेकिन निकाल के देखेंगे तो मिलेगा वही, कितना? रो जी भी। ठीक है, अभी आपके लिए ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, डोंट वरी, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा? रो जी भी ओनली। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स अबाउट बुआन फोर्स। Point number 1. When a solid is totally or partially immersed into a fluid medium, from the top of fluid surface, हम लोग अभी भी देखे ऊपर से डुबाए थे, कोई सॉलिड को किसी एक फ्लूइड में ऊपर से डुबाए थे, अब नीचे से भी डुबा सकते हैं, नहीं? टॉप ऑफ फ्लूइड सरफेस, द बुआन फोर्स is B is equal to rho Vg. रो इज, हम रो नहीं लिखेंगे, अब से रो एल लिख देंगे, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो एल इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, V is volume of immersed solid, immersed solid। डायरेक्शन ऑफ B क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ B इज अपवर्ड। अभी तो हम लोग देखे अपवर्ड था कि नहीं? नेट फोर्स वाज अपवर्ड, ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। therefore sometimes B is also called, B means buoyant force, B means buoyant force, B is also called upthrust, but ध्यान रहे I have written sometimes, not always। बुक में हर वक्त बुआन फोर्स को अपथ्रस्ट बोलेगा। इट इज, आई विल गिव यू सो मेनी केसेस जिसमें बुआन फोर्स अपवर्ड नहीं है, लेकिन बुआन फोर्स क्या है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। आई विल नाउ गिव यू सम केसेस। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं। जस्ट आई वांट टू नो कि आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं कहूंगा, एग्जांपल देता हूं। In each of following cases, predict direction of B। हर एक केस में B का डायरेक्शन बताओ। मैं आपको कुछ केस दे रहा हूं। सपोज हम कहेंगे कि एक लिक्विड कंटेनर है, अब यहाँ पे कोई एक डंडे को आपने ऐसे डुबाया है, ठीक है, आपको बताना डायरेक्शन क्या है। दूसरे केस है, ये एक लिक्विड कंटेनर है, इसमें लिक्विड रखा हुआ है, अब मैं क्या किया,
एक डंडे को इसके अंदर नीचे से घुसाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक डंडा है जो इसके अंदर ऐसे घुसा हुआ है, ठीक होल था, इसमें से पैकिंग दे दिए इसे। या फिर मैं एक तीसरा केस लेता हूं जिसमें कोई एक डंडे को हम ऐसे साइड से डाले हैं। सपोज हम कहेंगे ये एक डंडा है, इधर से डाले हैं, ठीक है। आई विल से ये जो हम कहेंगे यहां पर जो डंडा को ऐसे डाल दिया गया है, ठीक है, और ये ठीक है, तो हम कहेंगे ये डंडे को ऐसे साइड से हम डाल दिए हैं, ठीक है। और एक तीसरा केस भी ले लेते हैं, वन मोर केस लेट मी टेक। ये थोड़ा इनको हटा दें, पूरा जगह खा बैठे। चलो तुम इधर आओ, यस आगे। नाउ चौथा केस है, सपोज हम कहेंगे ये एक लिक्विड कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड है, ध्यान से देखना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे मैं ये सॉलिड को कैसे डुबाया हूँ, ऐसे डंडे को नीचे से घुसेड़ दिया, पूरा ऊपर निकल के आ गया। आर यू गेटिंग ये मिल गया आपको? हाँ, तो ये ऐसा हो गया, डंडा ऐसा घुसा हुआ है, ऐसा घुसा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। ये सारा केस में हमें निकालना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बुओयंट फोर्स। व्हाट इज बुओयंट फोर्स? रिजल्टेंट ऑफ all forces acting or exerted by the fluid on the immersed solid। फाइन, अगर ये बात है तो देखो, तो इस केस में जो फोर्सेस आ रहे हैं कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके ऊपर जो बी आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड। अरे ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये फोर्स ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, इट इज अपवर्ड। इस केस में जो फोर्सेस आ रहे हैं, फ्लूइड इसके ऊपर क्या क्या फोर्स दे रहा है, ऐसे दे रहा है, ऐसे दे रहा है, ऐसे दे रहा है, इधर से तो नहीं दे रहा है। यहाँ पर बी कैसे होगा, डोंट से बी इज ऑफ थ्रस्ट, बी इज बुओयंट फोर्स, ठीक है, बी इज बुओयंट फोर्स। इस केस में देखो फ्लूइड ऐसे फोर्स दे रहा है, ऐसे फोर्स दे रहा है, ऐसे भी फोर्स दे रहा है, ये निकल जाएगा, बी विल बी समवॉट लाइक दिस। क्या आप बता सकते हो इस केस में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बुओयंट फोर्स? यस यस यस, बुओयंट फोर्स इज जीरो, नेट बुओयंट फोर्स इज जीरो। व्हाई? द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ऑल कैंसिलिंग ईच अदर। खाली बॉडी डूब के रहेगा तो फोर्स आएगा, कोई जरूरी नहीं है। आर यू गेटिंग द कांसेप्ट? तो इसलिए मैं बुओयंट फोर्स को ऑफ थ्रस्ट नहीं मानता हूं। आपकी बुक में हर जगह बुओयंट फोर्स मतलब ऑफ थ्रस्ट बोल देता है, लेकिन कंडीशन याद रखना चाहिए, ऊपर से डुबाए हैं तो फोर्स विल बी ऊपर, नीचे से तो डाउनवर्ड, साइड से तो साइडवाइज, पूरा ऐसे कर दिए तो व्हाट इज द बुओयंट फोर्स ऑन दिस? जीरो। व्हाई? दीस फोर्सेस आर ऑल कैंसिलिंग आउट ईच अदर। आर यू गेटिंग? समझ में आया क्या? यस यस यस। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। हाँ, तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग क्या देख लिए, बुओयंट फोर्स इज रो वीजी वेयर, बुओयंट फोर्स इज रो वीजी वेयर, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, v इज वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड। ठीक है, अगर ये बात है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं, सोच लो कि यहां पर हम कहेंगे एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, ए कॉपर ब्लॉक एंड an wooden block both of same volume are immersed into water. Buoyant force is more on which block? क्या दिया है? Buoyant force is more on which block? बोल रहा है कि पानी में मैं क्या किया हूं, एक कॉपर ब्लॉक और एक वुडन ब्लॉक, दोनों सेम वॉल्यूम के हैं। ये वुड है, ये
क्या है, कॉपर है, दोनों को डुबा के रखे हैं, किसके ऊपर बॉन्ड फोर्स ज्यादा आएगा? अरे बॉन्ड फोर्स का क्या फॉर्मूला था? बॉन्ड फोर्स इज रो वी जी, दोनों का भी बराबर है। रो इज क्या है? रो क्या इनका डेंसिटी है, सॉलिड का डेंसिटी है? नहीं, रो तो लिक्विड का डेंसिटी है जो कि कॉमन है दोनों के लिए। तो हम क्या कहेंगे? हियर V is same for both, same on both, दोनों के ऊपर बराबर आएगा। ये मत सोचना कि कपल के ऊपर बॉन्ड फोर्स ज्यादा आएगा या फिर वुड के ऊपर ज्यादा आएगा। दिस इज नथिंग टू डू विथ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। डिपेंड करता है किसके ऊपर? फ्लूइड के डेंसिटी के ऊपर। दोनों ब्लॉक का वॉल्यूम बराबर है, दोनों ब्लॉक के लिए कॉमन फ्लूइड है, डेंसिटी बराबर है, तो फिर दोनों का क्या हो जाएगा? बॉन्ड फोर्स बराबर हो जाएगा। समझ में आया क्या? Is it understood? Yes, sir. Yes. All of you know that ice floats in water. ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि how the bond force is acting जानने के लिए आप क्या करोगे? कोई एक फ्लैट बेस कंटेनर में एक आइस क्यूब ले लो। ये एक तो आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब है। ये आइस क्यूब ऐसे बैठा है कि क्यूब का जो निचला सरफेस है वो कंटेनर की बेस के साथ पूरा फ्लैट मिल गया है, दोनों के बीच में कोई एयर गैप नहीं। अब आप इसके अंदर धीरे से पानी डालोगे, धीरे से पानी डालोगे, देखोगे पानी भर गया, फिर भी ये ऊपर नहीं आ रहा, जबकि आइस फ्लोट करना चाहिए। अब आप इसको क्या करोगे? थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दोगे या फिर थोड़ा सेक कर दोगे तो ये उठने लगेगा। होता क्या है, जब इसको हम पानी में ऐसे रखे थे और धीरे धीरे पानी डाले, क्या उसके ऊपर वाटर के चलते फोर्स नहीं आ रहा था? आ रहा था, इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, लेकिन नीचे से नहीं आ रहा था, बिकॉज बिटवीन आइस एंड द कंटेनर देयर वाज नो वाटर। जैसे आप थोड़ा सा सेक कर दिए, उसके नीचे भी पानी आ गया, उस पानी के चलते भी कुछ फोर्स आएगा, प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? जहां जहां पानी वहीं वहीं प्रेशर, है कि नहीं? तो जैसे ये हिल जाएगा तो पानी इसके नीचे आ जाएगा, तो आप देखोगे कि नीचे भी प्रेशर आ जाएगा, तब यहां से भी फोर्स आ जाएगा। ऑब्वियसली दिस फोर्स विल बी मोर देन दिस फोर्स और ये उठ जाएगा। समझ में आ रहा है? यू मस्ट नो बुआयंट फोर्स इज नॉट नेसेसरली ऑफ थ्रस्ट। स्कूल लेवल में लो लेवल की चीजें करते हैं तो ऑफ थ्रस्ट करके काम निपटा लेते हैं, बट इट इज नॉट ऑफ थ्रस्ट। इट डिपेंड्स हाउ द बॉडी इज इमर्स्ड इनटू द फ्लूइड मीडियम। ठीक है, ठीक है। तो हम कहेंगे अभी, तो हम लोग ये चीज देख लिए स्टेटमेंट में, डेफिनेशन में। चलिए उसको नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द फैक्ट्स अबाउट बुआयंट फोर्स। तो क्या देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इससे हमें क्या समझ में आ गया? बुआयंट फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ये स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आया? कॉपर का डेंसिटी ज्यादा है, वुड का कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि जो बुआयंट फोर्स है, ये जो बुआयंट फोर्स है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब अर्थ पे जितना बुआयंट फोर्स होगा, मून पे उससे कम बुआयंट फोर्स होगा, है कि नहीं? और हम देख रहे हैं कि जब कोई बॉडी को ऊपर से डुबा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि द फ्लूइड इज पुशिंग इट अप, इट इज बिहेविंग एज ऑफ थ्रस्ट। तो सोचो, आप कोई चीज को उठा के रखने की कोशिश करते हो, कोई नीचे से इसको ढकेल रहा है, तो आपको हल्का लगेगा, लगता है कि बॉडी का वेट कम हो गया है कि नहीं? बॉडी का वेट कम हो गया है। मान लो कि हम कहेंगे यहाँ पर ये कोई एक सॉलिड है, इस सॉलिड को आप इधर से पकड़ के रखे हो, इधर से बांध के रखे हो, तो यू पुल दिस थ्रेड और इसको पकड़ के रखे हो, आपके हाथ में कुछ फोर्स आ रहा है। अभी अगर हम धीरे 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 इसमें हम लिक्विड भर देंगे, ये सारा लिक्विड मिलके भी उसको ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, तो आपको उतना ही डिफिकल्ट लगेगा पकड़ के रखने के लिए, कि कम डिफिकल्ट लगेगा, कि ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा? कम लगेगा। That means it appears as if the body has lost some weight. तो बुआयंट फोर्स को हम अदरवाइज कह सकते हैं लॉस ऑफ वेट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज लॉस ऑफ वेट। तो लिखेंगे इसमें
buoyant force being an upthrust, being an upthrust the body or the immersed body appears to lose weight. So B is equal to rho LVG तो देखे थे, it is loss of weight of immersed solid, जो सॉलिड को हम इमर्स करके रखें, डुबा के रखें, उसका कुछ वेट कम हो गया जैसे लगेगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बुआयंट फोर्स। तो एक बॉडी के ऊपर कितना बुआयंट फोर्स आ रहा है कैसे पता करेंगे? अब बॉडी को अगर हम किसी एक फ्लूइड में डुबाएंगे, कितना बुआयंट फोर्स आ रहा है? जितना हल्का लगा उतना बुआयंट फोर्स है। फ्लूइड को निकाल दो, कुछ वेट फीलिंग हो रहा है 100 न्यूटन, फ्लूइड भर दिए, पता चल रहा है कि 60 न्यूटन, मतलब बुआयंट फोर्स इज 40 न्यूटन। आर यू गेटिंग? Just for sake of understanding, I can give you a case. Suppose हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ से कोई एक ब्लॉक ऐसे झूल रहा है, ये एक एम्प्टी टम्बलर है, कोई पानी वानी नहीं है, इसमें रीडिंग दे रहा है W1, मतलब ब्लॉक का वेट कितना है? W1। सेकेंड केस में क्या हुआ? सेकेंड केस में सेम ब्लॉक को सेम स्प्रिंग बैलेंस से झुलाए हैं। अब क्या हुआ कि इसमें हम लिक्विड भर दिए, और लिक्विड भरने के बाद अब ये रीडिंग दिखा रहा है सपोज W2, ठीक है। जब ये एयर में था रीडिंग था W1, लिक्विड भर दिए, अब कितना हो गया? रीडिंग क्या दिखा रहा है? W2। व्हाट इज मोर, W1 और W2? W1 is more. What is the buoyant force? Loss of weight. Yes. हमें ऐसे भी समझ में आना चाहिए, हर जगह रो VG लगेगा कोई जरूरी नहीं है। It is loss of weight. B is equal to W1 minus W2, जो loss of weight हुआ उतना ही। समझ में आया क्या? अच्छा, मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सोचो कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक झूल रहा है, ठीक है, रीडिंग दे रहा है W1। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये रीडिंग दे रहा है W1। यहाँ पर कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड है, इसको किसी एक स्प्रिंग बैलेंस पे बैठाए हैं, ये रीडिंग दे रहा है W2, मतलब इसमें कुछ लिक्विड है। तीसरा केस में क्या दिया है कि यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाया गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब क्या हो रहा है? ये दे रहा है रीडिंग कितना? W3। अब यहाँ पे भी कुछ रीडिंग अलग दिखेगा। मैं जानना चाहता हूँ W4 कितना होगा। हमें W1, W2, W3 दिया हुआ है, W4 पता करना है। चलो पहले सोचते हैं, इसमें सोचना पड़ेगा ढंग से। ये अकेला झूल रहा था, रीडिंग था W1। ध्यान से देखना, ये अकेला झूल रहा था, रीडिंग था W1। ये बकेट पानी का रखा हुआ था, रीडिंग था W2। अब इसको इसमें डुबा दिए, ये हल्का बन गया W3। ये कितना होगा? क्या ये वही W2 रहेगा कि ज्यादा होगा कि कम होगा? सोचना है। चलिए पहले सोचते हैं। ये चीज एक तय है कि आप आगे पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉज पढ़ोगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी एक वाल को, सपोज ये एक वाल है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको क्या मन किया, क्या मालूम, खड़े होके क्या किया, वाल को पुश करने लगे कुछ 10 न्यूटन फोर्स में। क्या आपको मालूम है द वाल इटसेल्फ विल पुश यू विद 10 न्यूटन? फॉर एवरी कॉन्टैक्ट फोर्स द कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। द कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। मैं अगर आपको 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली आई एम आल्सो रिसीविंग ए फोर्स ऑफ
10 न्यूटन। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स देयर इक्विवेलेंट ऑपोजिट। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसको। फिलहाल तो आपके पास प्रिलिमिनरी आइडिया होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज इक्विवेलेंट ऑपोजिट। Whenever you apply a force on a body, that body gives equal and opposite force on you. Okay? Now, क्या ये बात सबको समझ में आया? कॉन्टैक्ट फोर्स वाली, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर मैं कहूंगा कि मैं ये वॉल के साथ ऐसे हाथ लगा के खड़ा हूं, तो मैं बोर्ड के ऊपर ज्यादा फोर्स दे रहा हूं कि बोर्ड मेरे ऊपर ज्यादा फोर्स दे रहा है? दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। यस, अगर ये बात है तो सोचो, जब मैं ये लिक्विड को यहाँ पे लाके डुबाया, और सॉलिड को लाके यहाँ पे डुबाया, तो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स दिया, ऐसे ऐसे दिया ना, ऐसा ऐसा करके फोर्सेस दिया। जब लिक्विड इसके ऊपर फोर्स दिया, वो भी लिक्विड के ऊपर फोर्स दिया। ये सारा फोर्स मिलके लिक्विड सॉलिड के ऊपर कितना फोर्स दिया? बी, जो कि अपवर्ड है। ये सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है? बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये सॉलिड लिक्विड के ऊपर नेट फोर्स कितना दे रहा होगा? क्योंकि जहां पर वो ऐसा फोर्स पा रहा था, वो ऐसा फोर्स दे रहा है, यहां पर ऐसे दे रहा है, यहां पर ऐसे दे रहा है, यहां पर ऐसे दे रहा है। नेट फोर्स कितना होगा? सेम बी इन व्हिच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो द फ्लूइड इज गिविंग ए अपवर्ड फोर्स बी ऑन द सॉलिड एंड द सॉलिड इज गिविंग ए डाउनवर्ड फोर्स बी ऑन द फ्लूइड। क्या ये बात सबको हजम हो रहा है? थोड़ा थोड़ा, हाँ, ये बड़ी कंसेप्चुअल चीजें हैं। फिर से बताते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, एवरी बोथ ऑफ देम गिव फोर्सेस ऑन टू ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर जितना फोर्स देता है, वो पहले के ऊपर उतने ही फोर्स देता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में देता है। अर्थ पुल्स द एप्पल, तो एप्पल फॉल्स डाउन। अच्छा, कौन जोर से खींच रहा है? एप्पल अर्थ को जोर से खींच रहा है कि अर्थ एप्पल्स को जोर से खींच रहा है? इक्वल फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। यो इसको न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं। अभी आप लोग पढ़े नहीं हो, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। व्हाटएवर फोर्स यू अप्लाई ऑन ए बॉडी, यू रिसीव द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। समझ में आया? तो ये जो फ्लूइड है, इसके ऊपर जितना सारा फोर्स दिया, सारा का नेट फोर्स कितना था? नेट फोर्स हुआ, सॉरी, सारा जो फोर्स दिया, ये सारे फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कितना था? इट वाज बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन सोचो तो, जब जब फ्लूइड ने सॉलिड के ऊपर फोर्स दिया, तब तक सॉलिड ने फ्लूइड के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिया कि नहीं दिया? अगर ये ग्रीन वाले चारों फोर्स का रिजल्टेंट अपवर्ड है, तो रेड वाले चारों फोर्स का रिजल्टेंट कितना होगा? That means the solid is also exerting equal and opposite force on the fluid. That means net force exerted by the solid on the fluid is B in the downward direction. समझ में आया क्या? Yes, ये सारा चीज को आपको समझ में आना चाहिए। The net force exerted by the fluid solid on the fluid is B in the downward direction. Net force exerted by the fluid on solid is B in the upward direction. Net force exerted by the solid on the fluid is B in the downward direction. अच्छा, तो इसका मतलब ये जो हमारा B है नीचे, पहले क्या था ये W2, अब ये जो W4 बन गया है, ये W4 क्या हो जाएगा? सोच के बताओ। इट विल बी, जो था वही प्लस B होगा कि नहीं होगा? Yes, it will be now W2 plus B. But what is B? What is B? W1 minus W3. So, जो W1 minus W3 है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? Here B is W1 minus W3. So, W4 is W2 plus W1 minus W3। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लू हम लोग यूज किए, वो क्लू क्या था? थोड़ा क्लू को लिख देंगे हम लोग, तो शायद आपको
ये पेज को समझने में आसान लगेगा। थोड़ा क्लू को हम लोग जीस्ट में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट। क्लू क्या था इसमें? क्लू ये था कि द व्हेनेवर टू बॉडीज are in contact, they exert equal and opposite forces, equal and opposite forces on each other। ये चीज को कंसेप्ट में रखते हुए, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का मतलब फोर्स होता है। क्या मैं ये एग्जांपल आपको ढंग से समझा पाया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप देना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है कि ये कोई एक पहलवान आदमी खड़ा है, ठीक है, ऐसा वेइंग मशीन पे खड़ा है। क्या किया है वो? एक हाथ में बॉकेट में कुछ पानी रखा हुआ है, ठीक है, इधर सम वाटर, और दूसरे हाथ में क्या है? ये एक मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, तो ये मछली को यहाँ पर पकड़ के रखा है। एंड हियर रीडिंग वाज W1। आर यू गेटिंग? दिस इज वेइंग मशीन, अंडरस्टूड? आई चेंज द क्वेश्चन नाउ। ये सोचा कि मैं दो हाथ में क्यों पकड़ के खड़ा रहूं? वो क्या की फिर वो लड़की कुछ चेंजेस लाई सिस्टम में। क्या लाई वो? बोला कि एक हाथ को ढीला कर देते हैं, दूसरे हाथ में जिसमें हम बकेट रखे थे उस हाथ में जहां पर पानी रखा हुआ था उसमें क्या किया? वो मछली को मिला के उसके अंदर रख दिया, ठीक है। अभी आपको पता करना है, सॉरी, अभी भी वो उसी वेइंग मशीन पे खड़ा है। नाउ द रीडिंग इज W2। मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज मोर, W1 और W2? सोचो। अच्छा सोचो, आप अगर किसी घोड़े के ऊपर बैठे हो और आपका बहुत बड़ा सा लगेज है वो घोड़े के ऊपर रखे हो, तब घोड़ा को ज्यादा तकलीफ होगा कि आप बोलोगे घोड़ा को तकलीफ हो रहा है इसलिए लगेज को उठा के मैं अपने सर पे रख देता हूं, तब घोड़ा को ज्यादा तकलीफ होगा? बराबर फोर्स है ना। अब सर पे रखो या घोड़ा पे रखो, क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज द टोटल मास हियर? यहां पर टोटल मास, यहां पर टोटल मास में कोई अंतर है क्या? मास इज सेम, वेट इज सेम। समझ में आया क्या? सॉल्यूशन क्या हुआ? इज मास इज सेम इन each case, the reading will be same। समझ में आया? तो क्या कहोगे? W1 and W2 both will be same, W1 will be equal to, समझ में आया क्या? Is it understood? ये पढ़ते रहो, मजा करते रहो, चीजों को समझते रहो, साइंस को आगे बढ़ाते रहो, और फिर मिलेंगे अगले क्लास फ्राइडे। तब तक के लिए जय हिंद।